कर दें स्टार्ट? सारे लोग आ रहे हो उधर? करें स्टार्ट? तो बैठो। कैसे? बताता हूं, चलो ठीक है। अभी जो पहला पेपर है, डेट बताओ किस डेट को है? 23 को है, जिसमें आधा 11th आ रहा है। तुम तैयार कर पाओगे? कितने कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे? चलो ठीक है। अच्छा, एक एक प्लान मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। मैं अपना लेके आ रहा हूं, इसीलिए ठीक है। एक जब मेरा जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो अब मैं, तुम अपने को कमरे में बंद करो ना करो, मैं थोड़ा सा करूंगा अभी, ठीक है। अपने को कैमरा और बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीक से एक प्लान है जो मैं सोच रहा हूं, नीचे वाले बच्चों ने डिस्कस किया, तो अब तुम अपना सजेशन देना, कुछ चेंज करना है नहीं करना। थोड़ा सा मैं उसको एआईटी से सिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा हो नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। पहला एआईटीएस तुम्हारा है 23 को, जिसमें आधा 11th आ रहा है, और दूसरा 3 मार्च को, जिसमें बचा हुआ आधा 11th आ रहा है। यानी 3 मार्च से पहले पहले मैं अगर तुम्हें पूरा 11th रिवाइज करा दूं, सुनो देखो, तुम बस समझते नहीं हो। मैं तुमसे कह दूं मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूं, हाँ हसन मजा आ गया पर कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। सुनो, अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तुम मुझे हरी झंडी देना कि अगर सही है तो, अगर कुछ करेक्शन करना है तो मुझे बताओ, ठीक है। पहली बात, एआईटीएस जो है वो सेंट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सेंटर के हिसाब से चीजें बनेंगी जिससे रैंक कॉमन आए, ठीक है। डिस्कशन हुआ है, ये चीज वो अच्छा है जिससे चीजें आप निकाल पाओ। बात आती है कि सिंक कैसे करना है। अब सुनो, अगर मैं तुमसे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 45-45 मिनट पर डे के हिसाब से लूं, 45 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे, क्या दे पाओगे? अब सुनो, जैसे अब मैं अगर तुमसे हफ्ते में एक टेस्ट की बात करूं, एक टेस्ट लूंगा हफ्ते में, ठीक है, अलग से, यानी तुम्हारा एआईटीएस से पहले पहले 11th खत्म कराने का, सिर्फ एआईटीएस से पहले दो टेस्ट लूंगा मैं, जिसमें 11th का हाफ 2 टेस्ट में कवर हो जाएगा। एक टेस्ट में मैं 2 चैप्टर ले रहा हूं, और 2 चैप्टर रिवीजन करने के लिए मैं 7 दिन दे रहा हूं आपको, 5-6 दिन। उस रिवीजन में भी मैं, सुनो, उस रिवीजन के अंदर मैं 45 घंटे 3 क्लासें लूंगा, 45 मिनट की 3 क्लासें लूंगा। रुको यार, ठीक है। जैसे थर्सडे को एक क्लास होगी, फ्राइडे को एक क्लास होगी, और सैटरडे को एक क्लास होगी, ओनली 45 मिनट की। समझना, पहली 45 मिनट के अंदर उन 2 चैप्टर के जितने भी एआर बन सकते हैं वो सारे एआर डिस्कस कराऊंगा एनसीईआरटी लाइन के हिसाब से, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन जो भी एआर बन सकते हैं 45 मिनट में जितना हम कवर कर सकते हैं। 1 घंटा भी हो सकता है, मैक्स उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरे दिन जितने भी उस 2 चैप्टर से मैचिंग वाले बन सकते हैं वो करा दूं, और तीसरे दिन में जितने भी स्टेटमेंट और कुछ एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो करा दूं। समझना, हाँ हो सकता है इन 3 दिन के अंदर या कोई अलग से एडिशनल क्लास लेकर के, मुझे लगता है उस चैप्टर में डेटा है, डेटा समझ रहे हो, जो तो भूल जाते हो, उस सारे डेटा को मैं 2 स्लाइड पर पूरा चैप्टर कन्वर्ट करके दे दूं, जिससे वो डेटा भूलने वाला डेटा तुम्हारे पास एक साथ आ जाए। समझ में आ गया? और संडे को तुम्हारा टेस्ट ले लूं और मंडे को टेस्ट का डिस्कशन करा दूं। ये रूटीन में 11th कवर करा दूंगा 1 मार्च से पहले, 2 मार्च से पहले, नेक्स्ट वीक से, तो इस वीक खत्म करूंगा, नेक्स्ट वीक से मैं सीधे इसी पर, तो सीधा इसी में जुड़ जाऊंगा। ये प्लान में कुछ चेंज करना है तो मैं क्या हो जाएगा इससे? सुनो, इससे इतना फायदा मिल जाएगा कि जैसे अभी तुम करंट तुम्हारा चल रहा है, तुम्हें एक टारगेट मिल जाएगा कि अगले हफ्ते, ठीक है, ये 2 चैप्टर का रिवीजन होना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैं रिवीजन करके रखूंगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर ले रहा हूं सारी की सारी, और बीएमएस हम प्राइम दे ही रहे हैं वो मैं कर ही ले रहा हूं सारे के सारे, ठीक है। और जब मेरा यहां पर टेस्ट होगा 23 मार्च को, 23 को है ना, बस 23 फिर 2 मार्च को, 23 फरवरी को जब मेरा टेस्ट होगा, उस 23 फरवरी को मैं एकदम कमर कस के दूंगा, सोच के दूंगा नीट का एग्जाम दे रहा हूं।
छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे रिवीजन, डेटा हम जो रिवाइज कराई दे रहे हैं। पूरे दिन आपको बायो नहीं पढ़नी, पूरे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। सिर्फ मेरे लिए तो 45 मिनट निकालने हैं, और उधर आधा घंटे का टेस्ट देना है, ओनली आधा घंटे का। बिल्कुल नीट पैटर्न से होगा। टेस्ट में क्वेश्चन कौन से दे रहा हूं सुन लो एक बार। अगर मैं 2 चैप्टर तुम्हारे टेस्ट में ले रहा हूं, तो 2 चैप्टर के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन उन सब टॉपिक से होंगे जो मैंने अभी एनालिसिस कराई थी ना। अरे अभी मैंने 4 साल के, उनमें कुछ सब टॉपिक निकाल के दिए थे मैंने, उन सब टॉपिक पर क्वेश्चंस वहां ज्यादा होंगे, क्योंकि वही नीट में पूछे गए हैं। यानी वो टेस्ट एक्चुअल में ऐसा टेस्ट होगा जिसमें दावा कर सकता हूं कि लास्ट में जितने भी सब टेस्ट ले रहा हूं मैं, पेपर पूरा छपा मिलेगा 100%। ठीक है, एक आध इधर हो जाए तो मुझे पता नहीं, पर मैक्सिमम पेपर वहीं से मिलना है। क्योंकि आप सोचो जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं पे तुम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ में आया? तो कर लोगे ऐसा? इसमें कुछ फेयरवेल करना, चेंज करना है कुछ? हाँ, कोई चेंज के लिए। तू बोल क्या कर रहा था? जोर से बोल। तरुण सर भी तो करा ही रहे हैं ना अपना। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। भाई नियम है तो भाई। ठीक है, सब लोग एक्चुअल में एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं कि अच्छा ये कर दिया तो अब ये कर देते हैं, हम भी करते हैं, तो सब करेंगे। अरे यार फिजिक्स तुम्हारा कोर्स तो खत्म, सर अभी अभी आएंगे बढ़ाने के गए, तो एक बार सर से रिक्वेस्ट करना, सर कुछ सर तो यहाँ रुके हैं अभी, तो अगर वो यहीं पैरेलल कोई रिवीजन, कोई कुछ ऐसा कुछ कराएंगे ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर समझा उसको यार। करें स्टार्ट। पीछे, इधर इधर नहीं, पीछे, सबसे पीछे जो पिलर के पास बैठा, हाँ सीधे बैठ। तू उधर कैसे, किधर? हाँ उधर शिफ्ट, उधर कोने में, और कोने में। अब ठीक है? हाँ अब सीधे मास्टर। यार तुम स्टार हो यार, फ्यूचर हो बच्चों के, तुम सीधे बैठो बस, सब स्टार हैं। चलो अब एकदम एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट। मैं 10 मिनट के अंदर पूरा एकदम दिमाग में सेट करता हूं लास्ट लेक्चर का, और कंटिन्यू करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं एग्जैक्ट मार्कर पूरा एक्सपेरिमेंट वे पे सब समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, वो समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी, सुनना मेरी बात, मैंने 2 साइंटिस्टों के नाम बताए थे आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड पर किसने काम किया था? कपल ऑफ एंजाइम पे किसने काम किया था? बहुत बढ़िया, हर्बर्ट। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। प्लाज्मिड पर काम किसने किया था? प्लाज्मिड पर, अब घमा के दूंगा, हर्बर्ट बोयर। किसने किया था? अब बोलते कोहेन, कोहेन। कोहेन का पूरा नाम बताओ। तो हम पिटने वाले ना, तो उसे कोहेन याद है ना हर्बर्ट बोयर याद है, लास्ट में किसने किया? हर्बर्ट कोहेन ने। अरे यार पिटेगा, नीचे बैठ। अब यहां जाओ। नहीं, अब मैं स्टार्ट तब करूंगा, तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। ठीक है, हाँ ठीक है। 2 साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने। अगर मैं बात करता हूं डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ओल्ड डेफिनेशन की बात करता हूं, तो मैंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे आइसोलेटेड एंजाइम्स को हमने यूज किया है डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेड प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट और कर्ड मिल्क प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हाँ, मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज कर रहे हो, पर मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो। ठीक है, क्या करने के लिए भाई? आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसके अलावा आप डीएनए वैक्सीन बना रहे हो, ये भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए वैक्सीन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जीन थेरेपी, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ जीन, ये भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, अब जबकि यूरोपियन फेडरेशन क्या कहती है? वो कहती है कि इट इज अ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, जुड़ाव है, जिसमें आप 2 टाइप की साइंस को जोड़ रहे हो। नेचुरल साइंस को प्लांट या एनिमल के साथ, सेल के साथ क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो। ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। किसके लिए? नहीं, आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गया?
फिर फाइनली हमने बात की थी किस बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? आप बोलोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है भाई? जहां पर आप केमिस्ट्री चेंज कर रहे हो डीएनए आरएनए की, जहां पर एडिशन ऑफ डिलीशन कर रहे हो, उसका असर किस पे पड़ेगा? फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे पड़ेगा। ये कब कर सकते हो? जब आपको केमिकल इंजीनियरिंग आती होगी। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? उस एम्बिएंट या एनवायरमेंट को कंटामिनेशन फ्री रखना। समझ में? कंटामिनेशन फ्री का मतलब है बैक्टीरिया, कोई दूसरा कंटामिनेशन ना हो, उसमें दूसरा बैक्टीरिया एंटर ना कर जाए, तभी तो आप सही मायने में बायोटेक्नोलॉजी कर पाओगे। ठीक है। फिर एनसीईआरटी क्या बात कर रही है? एनसीईआरटी थोड़ा सा बैक में जा रही है। वो बात कर रही है कुछ बेसिक बात है, मतलब कनेक्ट कर रही है क्लोनिंग से। कनेक्ट करने के लिए उसने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है। उसने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मेटेरियल को प्रिजर्व करता है, यानी उसमें वेरिएशन को रोकता है। ठीक है। और तुमने देखा भी होगा जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ाया तो स्टार्टिंग में जो एनिमल थे उनमें एसेक्सुअल डोमिनेंट था, फिर एसेक्सुअल सेक्सुअल आया, फिर धीरे धीरे एसेक्सुअल गायब हो गया, सेक्सुअल डोमिनेंट हो गया। तो क्योंकि नेचर को जरूरत थी वेरिएशन की, तो जो अपने अंदर चेंज करते गए नेचर उनको एक्सेप्ट करती गई, जो चेंज नहीं किए डिस्कार्ड हो गए, खत्म हो गए, एक्सीडेंट हो गए। समझ रहे मेरी बात? तो धीरे धीरे वेरिएशन इस तरीके से डोमिनेंट होता गया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो डोमिनेंट होता गया। समझ में आ गया? फिर हमने बात की थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर डिजायर कैरेक्टर के साथ साथ डिजायर जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर कर जाते हैं। ठीक है। बाद में जाके टेक्नोलॉजी आई, हम जीन रिकॉम्बिनेशन सीखे, जीन ट्रांसफर सीखे, जीन क्लोनिंग सीखे। इन तीनों की हेल्प से अब हम डिजायर के साथ साथ अनडिजायर को ट्रांसफर नहीं होने देते। समझ रहे हो? तो अब हम जीन क्लोनिंग सीख चुके हैं। अब जीन क्लोनिंग क्या होती है सर? जीन क्लोनिंग मैंने बताया था, आप सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लो, ठीक है, फिर एक वेक्टर ले लो। वेक्टर का मतलब है मॉलिक्यूलर व्हीकल, उसमें वेक्टर को, जीन को जोड़ दो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके लाइगेज से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट बना लो। उस रिकॉम्बिनेंट को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कराओ, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? और ट्रांसफॉर्मेंट में वो वेक्टर जाएगा और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नेक्स्ट जनरेशन में रहा तो वो सही मायने में बेहतरीन वेक्टर है। ठीक है। तो मैंने 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना, किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करना, उसमें उसकी मल्टीपल कॉपी मेंटेन करना, और नेक्स्ट जनरेशन में भी मल्टीपल कॉपी का ट्रांसफर होना। ये है 3 स्टेप जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपने टूल्स की बात की थी। टूल्स में मैंने सबसे पहले बताया था डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए आपको, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको, जिसके अंदर लाइगेज चाहिए आपको। लाइगेज T4 लाइगेज यूज करते हैं। ठीक है। अगर मैं पॉलीमरेज की बात करता हूं, पॉलीमरेज फर्स्ट यूज करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने इसकी डिस्कवरी की बात की थी। डिस्कवरी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट बताए थे, अरबर साहब। अरबर और उनके स्टूडेंट ने एक कंसेप्ट मतलब थोड़ा सोचा, ठीक है, ये बताया कि बैक्टीरियोफाज हर बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ बैक्टीरिया को तो मार लेता है, पर कुछ बैक्टीरिया के पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है। वो सेल्फ डिफेंस सिस्टम उन बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर वो अपने के नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल में पर्टिकुलर सीक्वेंस जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं उनका मेथाइलेशन कर देते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से वो बच जाते हैं, और जो नॉन मेथाइलेटेड डीएनए होते हैं उनको उड़ा देते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात, इतनी समझ में आ गई। फाइनली इस पर काम किसने किया? स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर ने। हाँ, इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया? नहीं नहीं, स्मिथ, हाँ, नाथन और स्मिथ, वो तो वो वाली, वो तो ना आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया था। ठीक है ना? अच्छा, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट तो पूछ बताना भूल ही गया मैं ना। हाँ, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम वाला। हाँ, चलो उसकी डिस्कस कर लेंगे अभी। तो इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले क्या काम किया? तीनों ने मिल, उनकी हाइपोथेसिस इन दोनों ने मिलकर के, ठीक है, इस चीज को आगे बढ़ाया, और पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हिंद 2 डिस्कवर किया, आइसोलेट किया, कैरेक्टराइज किया, जो भी है, मतलब हिंद 2 यहां से हुआ, तो तीनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया था? 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के, जिनका नाम मैंने लिया था। ठीक है, यस। तो इन्होंने प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया था? कौन सा जीन जोड़ा था? ड्रग रेजिस्टेंट जीन, ये याद रखना है बस। ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, मैं एंजाइम पे बढ़ रहा हूं। तो एंजाइम के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था डिस्कवरी हो गई। ठीक है। हिंद 2 पहला डिस्ट्रिक्शन एंड टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 जब भी बात करोगे तो टाइप 1 के अंदर ध्यान रखना है एटीपी यूज होती है तो हम यूज नहीं कर सकते। टाइप 1 रैंडमली कट करता है तो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है।
टाइप 2 में एटीपी नहीं होती और रैंडमली कट नहीं करता, स्पेसिफिक साइड पर ही कट करता है, इसलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? आ रही है ना? क्लियर है बिल्कुल। अब हमने बात की थी भाई इनका नॉमेनक्लेचर तो मैं आज कराऊंगा। अब बात आती है कट कहां पर करते हैं। जैसे मैंने बताया था टीटी पहले आया, टीटी बाद में आया। पहले किस में आया भाई? जो एंजाइम पहले आया। तो हिंद 2 पहले आया तो उसमें टीटी पहले आया, तो जी टी टी ए सी, और उसमें क्या आएगा? जी ए टी टी सी। तो दो पैलिंड्रोमिक साइट आपको याद रखनी है, एक हिंद 2 की और इक्वार 1 की। क्लियर बिल्कुल? यहां तक तो मुझे लगता कोई डाउट होना चाहिए। पक्का क्लियर है ना एकदम? चलो फिर फाइनली हमने बात की थी, इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे अब नॉमेनक्लेचर। भाई हिंद 2 क्या है, इको R1 क्या है? समझना मेरी बात भाई। ये एंजाइम है जो पर्टिकुलर साइट पर कट करते हैं, ठीक है? वो साइट क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उल्टी सीधी एक समान होती है। समझ में आ गया? अब एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे हिंद 2 इको R1। अच्छा इको R1 का दे रखा है, यही देख लो। इको R1 की अगर मैं बात करूं तो ई क्या है? कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कोई मानो ई को आर फर्स्ट, ऐसे हजारों टाइप के नाम मिलेंगे आपको। इको R1, हिंद 1, हिंद 2, इको R2, इको R3, इको R4, दिया है क्या? ऐसे इको R5, ठीक है? जैसे बाम H1, ठीक है? पीवीयू, पेस्ट, साल, नहीं आया क्या? तो ये ढेर सारे नाम है, क्या है? अजीब सा लग रहा है ना? अब ये बताते हैं, मैंने कल बताया भी था, अब तक लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया है। कितने स्ट्रेन से? 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। याद रखोगे? 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। कितने बैक्टीरियल स्ट्रेन से याद रखोगे? चलो तो अब मैं ई की बात करता हूं। ई क्या बताता है? जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हो उसकी जीनस। को क्या बताता है? जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हो उसकी स्पीसीज। तो ये किसको बता रहा है? जीनस को, ये स्पीसीज को। अच्छा आर क्या बता रहा है जरा बताओ भाई? हर बैक्टीरिया वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं, ठीक है? 1 2 3 क्या है जरा बताओ? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। भाई पर्टिकुलर स्ट्रेन से किस नंबर का आइसोलेशन है? एक स्ट्रेन से कई एंजाइम निकाल सकते हो ना भाई। ये समझ में आई नहीं आई? जैसे हिंद 2 एच क्या है? जिस बैक्टीरिया से निकाला उसकी जीनस, जैसे हीमोफिलस। आईएन क्या है? इन्फ्लुएंजा, स्पीसीज हो गई, ठीक है? और डी क्या है? स्ट्रेन। 2 क्या है? समझ में आ गया ना? तो नॉमेनक्लेचर में कोई डाउट? कुछ भी पीछे इधर उधर? ठीक है। कल का मैच देखा था? नहीं देखा था? कितनों ने मैच देखा था कल का? 5 मिनट देखे थे? अभी तो बहुत सारे हाथ उठे थे। मैच अपना लास्ट में देखोगे, अभी नहीं देखोगे, ठीक है? तो रोज मैच आएंगे, अभी तो फिर सीरीज चालू होने वाली है। हाँ मैच नहीं देखने हैं, मैच नहीं देखने हैं भाई। पहले अपना मैच खेल लेंगे उसके बाद देखेंगे मई में। चलो सारे एंजाइम बड़े स्पेसिफिक पैटर्न में कट करते हैं। तू समझ रहा नहीं समझ रहा? जैसे भाई या तो जिगजैग कट बनाएगा या ब्लंट कट करेगा। जिगजैग का मतलब है तिरछा कट और ब्लंट का मतलब है स्ट्रेट कट। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था। अच्छा ई को R1 दे ही रखा है इन्होंने। जैसे अगर मैं को ई को R1 की बात करता हूं तो ई को R1 हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट करेगा ऑलवेज। तो कैसा कट करेगा? जिग जैग। नहीं आया क्या? ऐसे में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं हो जाएंगे यहां पर? इसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है।
हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है नहीं, एक तरीके से स्टिकी टाइप वाला काम करेंगे, मिला दिया फिर चिपक जाएंगे ये, समझ, फिर अटैच हो जाएंगे ये। आया नहीं आई? पक्का? बढ़े आगे? चलो, यानी ये वाली बात क्लियर हो गई कि अगर आपको जिग जैग कट करना है इसका ऐसे और ऐसे, तो इस तरीके के एंड बनते हैं, इनको स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टिकी एंड। अच्छा, एक एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया भी था, हिंद 2, याद आ गया? हिंद 2, इसकी सीक्वेंस बताओ। जी टी टी ए सी, जी हिंद 2, फिर उल्टा करो, सी ए टी टी जी। याद हो मैंने कैसे कट किया था? ये उठा करके स्ट्रेट कट ये गया, ये उठा के स्ट्रेट कट ये गया। बताओ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नजर आ रहा है इसके अंदर? ऐसी इक्वार 5 जो होता है ना, वो भी ऐसे ही कट करता है स्ट्रेट बीच में से, नहीं आया क्या? तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं है, इसको हम ब्लंट एंड बोलते हैं। तो जितने भी एंजाइम है दो तरीके से कट कर सकते हैं, या तो स्ट्रेट कट करेंगे ब्लंट एंड बनाएंगे, या दो एंजाइम आपके सिलेबस में इंपोर्टेंट है, एक इक्वार 1 और एक हिंद 2, दोनों का आपको पता है, एक ब्लंट एंड बना रहा है तो एक स्टिकी एंड बना रहा है। कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। अब ये बात समझ में आ गई आपके। अब बात आती है, दो एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम दे रखे हैं दो, अगर इन डायग्राम से क्वेश्चन बन जाए तो ये मैं करा चुका हूं वैसे तो, मैं फिर भी एनसीईआरटी डायग्राम समझा देता हूं। ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है? ये बता रहा है कि एक रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया जाता है। नहीं आया क्या? एक रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया जाता है। मानो एक डीएनए है ए, ये मानो एक डीएनए है बी, दो अलग अलग डीएनए हैं, दो अलग अलग डीएनए हैं। ये डीएनए फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर देंगे। ये डीएनए सेकंड है, डीएनए सेकंड है। अब दो डीएनए को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एंजाइम सेम यूज करोगे या अलग अलग? भाई पहले काटोगे, इसको काटोगे इसको काटोगे, एक ही एंजाइम से, कौन सा एंजाइम यूज करोगे? इको R1, सेम एंजाइम इको R1। तो आप कट करने के लिए क्या ले रहे हो? इको R1। ये इको R1 आप जानते हो ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, इधर भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, यहां भी ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, और यहां पर भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा। लगा दिया? अब क्या होगा भाई? इसके कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होंगे, तो ये एडेनिन तो इससे सीधा अपने आप चिपक जाएगा आकर के, ये एडेनिन इससे आके अटैच हो जाएगा, ये सीधा अटैच, ये थायमिन इससे एडेनिन से आके जुड़ जाएगा, और ये थायमिन, और फिर लाइगेज की प्रेजेंस में कौन सा, और क्या बन गया? ये रिकॉम्बिनेंट। एंजाइम कैसा यूज कर रहे हैं? डिफरेंट या सेम? कहीं दे रखा है ना? दे रखा, हाँ सेम साइट, मतलब सेम एंजाइम यूज करोगे तो सेम टाइप की साइट यहां पर आपकी प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब बताओ इसमें कोई डाउट? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन बताने की कोशिश की है इन्होंने, तो डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? कहां खोया रहता है भाई? ऐसे तो कहीं ऐसे 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 देखते हैं क्या? तुम खोगे तो कचरा हो जाएगा, एकदम अलर्ट। एक दिन की तो हमेशा ही देखा है मैंने, शुरू से खोया रहता है बस, ऐसे रहता है ना ऐसे। देखता हूं आगे, आगे बढ़े। चलो, एक एक्सपेरिमेंट करके और दिखाया, इस बार इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जोड़ दिया है, रिकॉम्बिनेंट बनाया और ट्रांसफॉर्मेट कर दिया है। समझ में आ गया होगा भाई? यहां क्या बताना चाह रहे हैं भाई? हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया इसको कट करने के लिए और प्लाज्मिड को कट करने के लिए, फिर लाइगेज से हमने दोनों को जोड़ करके क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट। फिर क्या कर दिया इसका? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर तो जाएगा, पर उसकी अगली जनरेशन में भी ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट जाएगा। कोई डाउट है इसमें? ये बेसिक था, ये दो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई डाउट यहां तक? बढ़ जाए आगे, पीछे चले आगे।
चलो अब सीधी सी बात है, एक पार्ट हमारा खत्म, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पार्ट खत्म। अब हम वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेक्टर। बढ़ जाए वेक्टर में। वेक्टर मतलब मॉलिक्यूलर व्हीकल। मॉलिक्यूलर व्हीकल नहीं आया क्या? जिसमें हम क्या करते हैं, जीन से कहते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो जीन बैठता है, जीन बैठता है, तो इसको कहां लेके जाओगे? फिर और क्या, होस्ट से प्रॉमिस भी करोगे तो जो होस्ट के पास लेके जाऊंगा और उसकी जनरेशन के पास भी लेके जाऊंगा। प्रॉमिस तोड़ा तो व्हीकल बेकार, तो प्रॉमिस तोड़ना नहीं है। तो ऐसा व्हीकल चाहिए जो पूरा प्रॉमिस करे। इधर आ सुन, ऐसा व्हीकल चाहिए, पूरी कोशिश करते हो बात को डाइवर्ट करने की, पूरी दम लगा देते हो, पर वो तो मैं निगलेक्ट कर देता हूं मैं। इधर आओ, ठीक है। तो ऐसा व्हीकल चाहिए जो आपके प्रॉमिस को निभाए। नहीं आए भाई? अब प्रॉपर्टी बतानी चाहिए व्हीकल की, ठीक है। जैसे आपने सोचा यार मुझे एक व्हीकल लेना है, नहीं आया क्या? क्या लेना है? मर्सिडीज ले लो पहले, मर्सिडीज, ठीक है। अगर मैं तुम्हें टॉप लोगों की एनालिसिस बताऊं, टॉप लोगों की एनालिसिस बताऊं, एनालिसिस टॉप लोगों की, ठीक है, समझ रहे हो, वो कभी मर्सिडीज में पैसा बर्बाद नहीं करते। समझ में आया? अब फीचर्स देखो क्या होने चाहिए। एक गाड़ी जब आप लोगे सिलेक्शन के बाद 1-2 साल में तो कहीं ना कहीं ले लोगे, ठीक है। हाँ सुनो, तो पहले क्या देखोगे कि मेरी पॉकेट का साइज क्या है। मुझे 5 लाख की लेनी है, 8 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, जो भी है, जो बच्चों का साइज यही होता है, ठीक है। दूसरा क्या देखोगे कि यार सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मेरी पॉकेट में 5 स्टार रेटिंग कहां मिल रही है भाई? बहुत सारी नहीं, टाटा का स्टील बढ़िया है, टाटा की मजबूती अच्छी है, तो ये एक फीचर है। पर इसके अलावा कुछ और भी फीचर होते हैं, सब चीज देखनी है ना। तो एक तो हमें क्या करना है, मजबूती देखनी है, टाटा का स्टील मजबूत वाला, पर इंटरनल फीचर भी तो देखने हैं। टाटा बढ़ा रहा है पर अभी भी कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? सुनो मेरी बात पहले पूरी। तो आपने मजबूती सेलेक्ट करी, पहला फीचर क्या बनाया? 5 स्टार रेटिंग, मजबूती। ये मेरे व्हीकल की चॉइस का पहला फीचर है। सेफ्टी पहला है भाई, ठीक है, पॉकेट में आएगा पहले वो सेलेक्ट कर लिया। दूसरा फीचर क्या देखोगे भाई? भाई इंडियंस की एक कॉमन मेंटेलिटी है, देखा इंडियन बोलते समझ गया वो, ठीक है। माइलेज, कि भाई कितना देती है, नहीं है क्या? भाई तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले लो और माइलेज 4 का देती हो तो तुम समझ रहे हो, बुरा लगेगा। अब यहां से वहां गली क्रॉस की 1 लीटर चली गई, ठीक है, जाम में फंस गए 10 लीटर चली गई, ठीक है, बेकार है गाड़ी, ठीक है। ये तो फीलिंग आएगी ना आएगी? कितना भी पैसा हो तुम सोचोगे यार माइलेज थोड़ा सही दे दे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, दूसरा फीचर क्या हो गया? माइलेज हो गया ना। अब तीसरा फीचर भी, माइलेज भी मिल गया मुझे और मुझे सेफ्टी भी मिल गई, 5 स्टार रेटिंग, सेफ्टी भी मिल गई। अब तीसरा फीचर देखोगे यार, इंटीरियर कैसा है इसका भाई, तभी तो जीन बैठेगा, बैठेगा ही नहीं, ठीक है। अब इंटीरियर देखोगे, हाँ यार सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया डिस्प्ले है, सीटें ठीक है, समझियो बेटा इनमें क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये बस सोचियोगे बस क्या गाड़ी की बात चल रही है, ठीक है, अभी गाड़ी कहाँ है, सिलेक्शन के बाद आएगी, आएगी, टेंशन मत कर, आएगी, ठीक है। समझ में आया? फिर क्या देखोगे? इंटरनल फीचर देखोगे, अच्छे हैं या नहीं है, गाड़ी में कंफर्टनेस है या नहीं है, नहीं आएगा, सस्पेंसर सही है, सनरूफ की जरूरत इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो वो फीचर काउंट नहीं करना, मत, बेकार है, इंडिया में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कचरा है वो, पैसा बेकार है। समझ में आ गया? आई या नहीं आई? फिर देखोगे नंबर चौथा कि डिलीवरी कब देगा। बुकिंग आज करा दूं, 1 साल बाद करा दूंगा तो बेकार हो गया, ठीक है, मेरे संग हुआ है ऐसा। हाँ, लॉकडाउन से पहले, ठीक है, मैंने कुछ ही बुक कराई, लॉकडाउन आया, ठीक है, नहीं लॉकडाउन नहीं आया था उससे पहले, तो उसने कहा डिलीवरी 2 महीने में, फिर कुछ दिनों बाद कहा 3 महीने में, तो मेरा तब तक मूड ही चेंज हो गया, ठीक है, नहीं लॉकडाउन आ गया तब तक, मैंने अब नहीं लेनी भाई, लॉकडाउन आ गया, नहीं आया क्या, अब तो पुरानी से काम चला लेंगे, क्योंकि अब नहीं तबाही मचनी, क्या होगा क्या पता ही नहीं, ठीक है। ये तो हुआ था तुम्हें याद है अपनी कुछ बातें, मतलब घर में कितनी मतलब ऐसी स्थिति आ गई होगी, पिताजी जॉब कर रहे होंगे, जॉब चली गई होगी, अब क्या होगा, जो हाँ जिनकी दुकानें चल रही होंगी, दुकानें बंद हुई होंगी, बस गल्ले वाले लोग बड़े खुश थे, गला समझ गए ना। हाँ ये जो बेचते हैं वो, मतलब लोग थोक में पैकेट के पैकेट, मतलब घर में पिकनिक चल रही है लोगों के यहाँ, छुट्टी मिल गई है, अब क्या करेंगे, रोज
पर जो बेचारा सुबह कमा रहा है शाम को उसको यूज कर रहा है, उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। ठीक है, नो डाउट, ठीक है, स्थिति कुछ खराब हुई थी। तो समझना मेरी बात। तो बात वापस आ रहा हूं मैं, फीचर चाहिए, फीचर समझ में आ गए, ये सारे फीचर मिल जाएंगे तभी तो आप उस गाड़ी को परचेज करोगे। तो एक ऐसा मॉलिक्यूलर व्हीकल चाहिए, नंबर 1, जिसके पास खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होनी चाहिए, यानी ऐसी गाड़ी जो अपने आप ही चार्ज हो, अपने आप ही चले, अपने आप ही चार्ज हो, ना पेट्रोल का झंझट ना सीएनजी, मजा नहीं आ जाएगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग चाहिए आपको, समझ में आया। एक ऐसा व्हीकल जिसके पास अपनी खुद की ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ये पहला फीचर। दूसरा, तुमने रिकॉम्बिनेंट तो बना दिया, क्या रिकॉम्बिनेंट देख सकते हो बना या नहीं बना, देख सकते हो। तो ऐसा ऐसा व्हीकल चाहिए जो बताए हाँ जीन बैठ गया, चिंता मत करो, जीन बैठ गया, सुनिश्चित तरीके से लेके जाऊंगा मैं, नहीं आया क्या। अब तुम समझ नहीं पाओ जीन बैठा या नहीं बैठा, भाई गाड़ी खाली है भरी है, नहीं आया क्या। तो मॉलिक्यूलर मार्कर बताते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने का काम कौन करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर। सर क्या होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक जेट जीन, ये दो मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से, और आज कंप्लीट कराऊंगा तभी छोड़ूंगा मैं। फिक्स है, नहीं आया क्या, करा के छोड़ूंगा मैं, ठीक है। आई या नहीं आई। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, छोड़ने भी आंखें टंग जाती हैं, छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, समझना, जहां पर वो काटेंगे, समझो मेरी बात, बुटल दे 1 मिनट, ठीक है। ये मानो एक जगह है जहां पर सेलेक्टेबल मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होनी चाहिए क्लोनिंग साइट। और क्लोनिंग साइट एक ही एंजाइम की, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर कई क्लोनिंग साइट हैं, या बाहर भी कई क्लोनिंग साइट है, तो बेकार का काम है। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसपे नीट में क्वेश्चन आया है। चलो डायग्राम बना के समझने में ज्यादा समझ में आएगा, अभी ऐसे रुको, ठीक है। अभी समझना, पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, उसका अपना खुद का कॉपी नंबर होना चाहिए। आप प्लाज्मिड भी यूज कर सकते हो, आप बैक्टीरियोफाज भी यूज कर सकते हो। वैसे वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, मैंने कल बताया भी था। हाथी को बिठाना है तो बड़ा वेक्टर चाहिए, और चींटी को बिठाना है तो छोटा वेक्टर चाहिए। दांत फाड़ते हुए ऐसे आते हो, कितना बड़ा मतलब तीर मार के आ रहे हो, और फिर तुम पूछना सर समझ में नहीं आया। सबसे ज्यादा तू ही पूछता है। अभी पूजा चल रही है, हो रही है, नीचे भी स्टार्ट होने वाली है, अभी बुलाने आएंगे तब चलना। चलो आ जाओ। प्लाज्म, सुनो, सुनो पहले प्लाज्मिड, और पूछना मत मुझसे, लेकिन अब ये पूजा चल रही है, अगर तुम समझ गए ना इस वाली बात को, वो सरस्वती वंदना करके आ रहे हो, ठीक है, पर तुम एक पूजा को छोड़ करके जा रहे हो, ये एक्चुअल में पूजा चल रही है इस समय भी। हाँ आ जाओ, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि एक पूजा को छोड़ के दूसरी पूजा करने का मतलब 0 हो गया। इस पूजा को करके वो पूजा करो तो डबल बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है। इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज की बात कर रहा हूं मैं। प्लाज्मिड तो समझ में आ रहा है सर, इनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ओआरआई साइट होती है, पर इनके पास तो नहीं होती ना। और इनके पास आपके जीन को होस्ट जीन से जोड़ने की एबिलिटी होती है, नहीं आया, जिसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये मल्टीपल अपनी कॉपी बना सकते हैं होस्ट के अंदर जाकर के, समझ में आया, ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर। होस्ट सेल चाहकर के भी इनके मल्टीपल कॉपी नंबर को रोक नहीं सकता। जब भी कोई बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया में अपने जीनोम को एंटर करता है, तो जीनोम डायरेक्टली उसके जीनोम से जुड़ता है और उसकी मल्टीपल कॉपी बनना चालू हो जाती है, समझ में आया। चाह करके बैक्टीरिया रोक नहीं सकता, यानी ये इसकी कैपेबिलिटी है, समझ में। तो अब एक लाइन है जो बच्चा पूछता है मुझसे, हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। आपका कुछ सर ये तो क्रोमोसोमल डीएनए जुड़ता है पर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है क्रोमोसोमल डीएनए चाहकर के भी इसकी रेप्लिकेशन, इसकी ट्रांसक्रिप्शन को रोक नहीं सकता, समझ में आया। ऐसे नहीं कि परमिशन लेगा कि भाई करने देगा,
अपनी कॉपी बनाने देगा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट है, जाएगा जोड़ेगा और अपनी कॉपी बना लेगा। क्योंकि बस ध्यान रखना, वायरस के पास प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी नहीं होती, समझ में आया? वो राइबोसोम वगैरह वो उसको यूज करता है, बाद बाकी का इंडिपेंडेंटली जुड़ता है, अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियोफाज बहुत अच्छे वेक्टर हो सकते हैं क्योंकि उनका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, हाई नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल, समझ में आया? तो इसके बहुत बढ़िया वेक्टर होते हैं। अगर मैं प्लाज्मिड की बात करता हूं तो प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 1 से 2 भी हो सकता है, बहुत ज्यादा 15 से 100 भी हो सकता है। तो प्लाज्मिड भी अच्छे वेक्टर हैं, पर बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड छोटे छोटे जीनों को ले जाने वाले वेक्टर है, छोटे जीन, समझ में आया? छोटे जीन। पर अगर कोई बड़ा जीन हो, जैसे ह्यूमन का कोई बड़ा जीन है, तो ये नहीं ले जा पाएंगे, उसके लिए बड़े वेक्टर चाहिए, ट्रोला चाहिए, नहीं ट्रोले होते हैं बड़े बड़े, हाँ, जैसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, समझ गए ना मेरी बात? वो यूज करते हैं हम बड़े बड़े उसके जीन को ट्रांसफर करने के लिए, समझ में आया? चलो, यहां तक कोई डाउट? अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने? अपनी खुद की ओआरआई साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जो चीख चीख के बताते हैं, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी ये इलिमिनेट कर देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, किससे? ट्रांसफॉर्मेंट से। क्या करके? सिर्फ परमिट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट ही नहीं करते, मार देते हैं। नहीं आया क्या? कैसे करते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, टेंशन मत करो, तुम सुनो बस मेरी बात, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, गारंटी मेरी है। क्लास से बाहर निकलो तुम्हें आता होगा, ठीक है, बस तुम सुनना ध्यान से। तो सेलेक्टिव मार्कर कौन होते हैं? जो बताते हैं ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो होते हैं सेलेक्टिबल मार्कर। कोई डाउट? अब सेलेक्टिबल मार्कर क्या हो सकते हैं? सेलेक्टिबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या लैक जेट जीन हो सकते हैं, इसको डिटेल में समझाऊंगा बहुत तरीके से। दो आप यूज करोगे यहां पर, और लैक जेट जीन एक प्रोटीन बनाता है, एक एंजाइम बनाता है, उसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, समझना, कलर के बेस पे समझाऊंगा। अब सेलेक्टिबल मार्कर, जैसे मान लो एक बीकर है, कौन है? एक बीकर है, समझने की कोशिश करना। इस बीकर के अंदर मैं क्या ले रहा हूं? प्लाज्मिड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्लाज्मिड। समझने की कोशिश करना। इस प्लाज्मिड के अंदर मान लो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक्जेट जीन लगा हुआ है, which acts as selectable marker। समझना, अगर मैं इस बीकर के अंदर, और हाँ ध्यान रखना, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्या लगाना चाहिए? क्लोनिंग साइट, जहां पर वो एंजाइम कट करता है। जैसे ई को R1 का क्लोनिंग साइट क्या होगा? GAATTC, GAATTC। तो इसके अंदर होनी चाहिए ये वाली साइट GAATTC, समझना। ये जो क्या है, ये क्या है, मानो GAATTC, समझ में आ गया? तो किसकी साइड है? ये है E को R1। अगर मैं E को R1 डालूंगा सॉल्यूशन के अंदर, तो E को R1 जहां की साइड होगी वह कट कर देगी, हाँ या ना? कट कर देगी ना? पर साथ में अगर मैं इसके डाल दूं एक फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी तुम्हारा हो, और प्लस डाल दूं लाइगेज, समझना। तो सबसे पहले E को R1 क्या काम करेगा? अपनी जहां साइट है वहां कट लगाएगा ना, लगा दिया कट, लगा दिया कट, जहां साइड है वहां कट लगा देगा। कोई डाउट? समझना बेटा, समझना, लिखना नहीं, पहले समझना, समझना लिखना नहीं, तो कचरा हो जाएगा सर, समझना पहले। तो सबसे पहले क्या होगा? E को R1 कट लगाएगा, कहां कट लगाएगा? जहां पर उसकी साइट है, समझ रहे हो? साइट क्या है? GAATTC। जितने भी प्लाज्मिड होंगे सबको कट कर देगा। अब दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां फटाक से जुड़ जाएगा यहां पर आकर के, या नहीं जुड़ पाएगा, रीलाइगेशन हो जाएगा, ऐसे तो हो सकता है, लाइगेज उसको वापस जोड़ दे, और या जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका जुड़ जाए यहां पर आकर, हो सकता है ना, दोनों चीज। भाई ये जहां कट लगा है वहीं जुड़ेगा, तो सेम एंजाइम से कट किया तुमने इसको और इसको, और लाइगेज तुरंत जोड़ देगा उसको। या हो सकता है लाइगेज इसके जुड़ने से पहले लाइगेज को पहले ही जोड़ दे, रीलाइगेशन कर दे, समझना मेरी बात, रीलाइगेशन।
रीलाइगेशन हो जाए। अगर उससे पहले डीएनए जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। समझने की कोशिश करना, दो टाइप के डीएनए कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई डीएनए यहां जुड़ेगा तो मानो ये जो जीन था ना, ये सेलेक्टेबल मार्कर है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकता है, मानो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है सेलेक्टेबल मार्कर। अगर सेलेक्टेबल मार्कर के बीच में कोई दूसरा जीन एंटर कर जाए तो सेलेक्टेबल मार्कर कट नहीं गया, बीच में प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो गई। जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग है मनीष, MANISH। मैं मनीष के बीच में कोई दूसरा अल्फाबेटिकल टर्म, कोई भी वर्ड डाल दूं बीच में, कुछ भी, तो मनीष मनीष रहेगा। स्पेलिंग का मीन्स ही चेंज हो गया, वो तो लास्ट में होगा। बीच में कुछ ही डाल दूं मैं, बीच में कट लगा के कुछ चीज में एंटर करा दूं, बताओ। अब मैं इतना, तुम्हारा दिमाग इतना लगाने के लिए नहीं बोल रहा, तुम स्पेलिंग डाल के जोड़ रहे हो। दिमाग इतना लगाओ कि अगर कोई स्पेलिंग बीच में इंसर्ट हो जाती है तो वो स्पेलिंग नहीं रहेगी, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब मनु दिमाग इतनी ध्यान लगा ले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सिलेक्शन नहीं हुआ ना, पिटेगा। उस पीछे वाले को बोल रहा हूं मैं। हाँ सुनो मेरी भाई, ऐसे मत बोलो किसी के लिए, पॉजिटिव बोला करो हमेशा। सब एक दूसरे दुश्मन है। अच्छा सर ऐसा होता है तो आप सबको बोलूंगा, किसी का नहीं होगा, मेरा ही होगा, यही तो है। चलो ये समझ में आई बातें, नहीं आई ये बताओ। अगर मैं इस सीक्वेंस के बीच में कुछ और एंटर करा दूं तो क्या उसका मतलब रहेगा? अगर कोई जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, यानी कोई प्रोटीन बनाता है, उसके बीच में दूसरे जीन को मैं इंसर्ट कर दूं तो क्या वो प्रोटीन बन पाएगी? पक्का? इसी को बोलते हैं उस जीन का इनएक्टिवेट हो जाना। अगर कोई दूसरा जीन इंसर्ट करता है तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट, इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी पहले ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखाता था क्योंकि इसका सेलेक्टेबल मार्कर सही था, नहीं आया क्या? बाद में सेलेक्टेबल मार्कर में क्या होगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। कोई दूसरा जीन इंसर्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। आया नहीं आई? पर इसमें इंसर्शनल नहीं हुआ तो क्या इनएक्टिवेट होगा? नो। यानी अगर किसी का रिकॉम्बिनेंट बन रहा है मतलब उसकी उस सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रही मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, प्रॉपर्टी खत्म हो रही है मतलब रिकॉम्बिनेंट बना। ये कौन बता रहा है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? कैसे बताते हैं? बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक-जेड जीन। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहां पर इंसर्शनल नहीं हुआ तो इनएक्टिवेट नहीं हुआ, यहां इंसर्शनल हुआ है तो इनएक्टिवेट हो गया। आई या नहीं आई? किसके नहीं आई पहले पूछो, तभी बताऊंगा मैं आगे, क्योंकि ये बिना उसके मजा नहीं आएगा। एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। हाँ कौन सा बेटा बता? उसका मुंह है, गूंगा नहीं है वो। सर बोला इसके समझ में नहीं आया, उसको बोलना जानता है ना भाई। उसका एग्जाम तू देने जाएगा फिर? क्या भाई? दो प्रॉपर्टी है, लाइगेज तो जोड़ना जानता है ना, ठीक है? तो लाइगेज भाई इसको जोड़ना है, इसको भी जोड़ देगा, यहां इसको भी जोड़ देगा। अगर पहले ये जुड़ गया तो लाइगेज को जोड़ देगा, नहीं जुड़ पाया तो लाइगेज अपने आप इसको डीलाइगेशन कर देगा। इसका नहीं समझ में आया? लाइगेज की आंखें तो है नहीं कि अभी रिकॉम्बिनेंट नहीं आया, अभी इंतजार कर रहा हूं, अभी आने दो, आने तब जोड़ूंगा, ऐसा करेगा क्या? वो जाएगा तो जोड़ देगा बॉन्ड को। अगर डीएनए जुड़ गया तो जोड़ देगा, नहीं जुड़ा तो भी जोड़ देगा। वो आई या नहीं आई? इनको दोनों को ऐसे ही जोड़ दिया, इसको वापस में जोड़ दिया, तब तक ये आ गया था, फिर इसको जोड़ दिया, सिंपल। मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, ये तो रीलाइगेशन हो जाएगा या फॉरेन डीएनए आपका जुड़ जाएगा। अगर फॉरेन डीएनए जुड़ रहा है मतलब रिकॉम्बिनेंट बन रहा है,
मतलब इस सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी खत्म। आप कैसे पता लगाओगे? अगर सेलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा है मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, सेलेक्टेबल मार्कर काम नहीं कर रहा रिकॉम्बिनेंट बन गया। तभी तो सेलेक्टेबल मार्कर बताते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, आई या नहीं आई। इसको बोलते हैं इंसर्शनल। एनसीईआरटी की बस एक लाइन समझानी है मुझे, उसके लिए तामझाम कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी लाइन क्या है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेगा तो उस सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, सिंपल सी बात। अब बताओ आई या नहीं आई? कोई डाउट? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्लियर? अब आगे कहानी चलेगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझे? हमने दो प्रॉपर्टी समझी, उसके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट हो, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर हो जैसे ड्रग रेजिस्टेंट जीन या लैगजेट जीन, उसके पास पैलिंड्रोमिक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अगर क्लोनिंग साइट नहीं है तो एंजाइम कट कहां लगाएगा? और क्लोनिंग साइट कहां होनी चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर। सोचो अगर ये साइट जब बाहर होती कोई फायदा था? क्योंकि ये इनएक्टिविटी नहीं होता। भाई सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है तभी तो तुम पता लगा पा रहे हो रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बनना। अगर बाहर होती तो ऐसा नहीं तुम बस एक गीत गा रहा सब गीत गा रहे हो, समझना। और कोई शर्माया मत करो, पूछ रहे 10 बार पूछो, नहीं आया? आया नहीं आया? कितनों को नहीं आया? हाँ ठीक, 2। और कोई इधर है? तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, क्या नहीं आया पूछने का। अगर ऐसा कुछ नहीं आया, ऐसे है क्या है? अब आ गया दूसरा किसका हाथ उठा था? हाँ क्या नहीं आया? सिंपल सी बात है, तुम रुला रहे हो मुझे कि भाई कितना प्यारा एग्जांपल दिया। मनीष के बीच में तुम कोई दूसरा वर्ड लगा दो। अच्छा, इसे MANUISH चेंज, नाम मनीष रहा? मनीष रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। समझ में आया नहीं आया? सेलेक्टेबल मार्कर की भी एक सीक्वेंस तो होती है। अगर सीक्वेंस को तोड़ के कोई दूसरी सीक्वेंस डाल दोगे बीच में तो सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई ना, इनएक्टिवेट हुआ नहीं हुआ? तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इस सेलेक्टेबल मार्कर, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, कट गया तो अब एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो गया। ये रेजिस्टेंट अभी भी है क्योंकि सही है जीन, ये जीन तो एंटीबायोटिक से बचाएगा। अब ये जीन एंटीबायोटिक से नहीं बचाएगा, मारा गया। ये जीन एंटीबायोटिक से बचाएगा। अगर बचा रहा है रिकॉम्बिनेंट नहीं बचा बना, नहीं बचा रहा मतलब इनएक्टिवेट हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया। वो कहानी समझाऊंगा, वो आगे की कहानी है। वो कैसे कैसे पहचानोगे? मर गया तो कैसे पहचानोगे? चाह रहे हो? हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे ही सर मर गया अब क्या मतलब है, अब कैसे पहचानेंगे? मैं उसका एक्सपेरिमेंट कराऊंगा पूरा। ये अभी से एक लाइन समझा रहा हूं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब समझ में आया नहीं आया? इतना बता, सिर्फ इतना समझाओ कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब समझ में आया नहीं आया? कोई भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेगा तो जीन को इनएक्टिवेट कर देगा, इतनी सी बात है बस। अब मनीषा बना दे, कौन है ये? तभी तेरे समझ में नहीं आ रहा? समझ में आया? क्योंकि दिमाग में मनीषा घूम रही है। तो आई है नहीं आई? आई है नहीं आई? हाँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। आ गया? एक्सप्लेन कर दोगे? इतना ज्यादा आ गया? अभी पूछते हैं, आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। तो सही पूछूंगा, अभी चिंता क्यों कर रहा है अभी? तीसरा क्या है? क्लोनिंग साइट। क्या कहते हैं क्लोनिंग साइट को? इधर आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को? कितने न्यूक्लियोटाइड की होती हैं? इनको क्लोनिंग साइट भी बोल सकते हो भाई। ये वो साइट है जहां पर एंजाइम कट लगाता है और फॉरेन डीएनए आके जुड़ता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोनिंग साइट। कोई डाउट? ये तीन चीजें अगर हैं आपके पास तो बढ़िया वेक्टर है, नहीं है तो बेकार वेक्टर है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? अब एक
वैसे आज की डेट के अंदर तो हम वेक्टर बना लेते हैं, ये सब ये आर्टिफिशियल वेक्टर है जो बनाया हुआ है और एनसीईआरटी ने इसके बारे में दे भी रखा है, तो पर तो उस वेक्टर को समझना है। 10 से 12 क्वेश्चन मात्र इस डायग्राम से बनते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, और एक आध क्वेश्चन तुम गलत भी करके आओगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अब समझना, मैं तुमसे कहूं सबसे पहले पीवीआर का मतलब क्या होता है? पी माने बी मतलब आर मतलब 322 माने ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है। इनकी लैब में बॉलिवर रॉड्रिग्यूज का 332 नंबर का प्लाज्मिड बनाया हुआ, समझ में आया? यानी इनकी लैब में जो अपने आइसोलेट नहीं कर रहे हो, अब लैब में इन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाए। आज के में तो आज के में आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, आप आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना लो सारे के सारे, ठीक है। तो पीबीआर 322 जो है वो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जो बनाया गया है बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज के द्वारा। भाई समझ में आ गया? इन्होंने एक प्लाज्मिड नहीं बनाया, इन्होंने बहुत सारे प्लाज्मिड बनाए हैं। उसमें 322वें नंबर का प्लाज्मिड है पीबीआर 322। ऐसे बताऊंगा पीयूसी 8, समझ में आया? पर एक समझ लो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, इसलिए समझना मेरी बात। अब पहला क्वेश्चन बनेगा, पीबीआर 322 में कितने सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या है ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन कौन सी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस पावर दिखा रहे हैं? एक तो है यहां पर टेट्रासाइक्लिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एम्पिसिलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट? एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन, ये दो क्या है जो पिंक कलर से दिखा रखे हैं मैंने? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी सेलेक्टेबल मार्कर। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या है यहां पर? सेलेक्टेबल मार्कर। कितने सेलेक्टेबल मार्कर नजर आ रहे हैं? 2। कौन कौन सी एंटीबायोटिक के हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखते हैं और टेट्रासाइक्लिन। समझना, अगर तुमसे को एम्पिसिलिन के अंदर कितनी क्लोनिंग साइट्स हैं, टेट्रासाइक्लिन में कितनी क्लोनिंग साइट्स हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। अरे अरे अरे, अगर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द, सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो बोलोगे PVU1 और पेस्ट PST1। आपसे कहा जाए टेट्रासाइक्लिन में कितनी क्लोनिंग साइट्स हैं? बाम, H1 और साल 1। जो रिस्ट्रिक्शन साइट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती हैं वो काम की होती हैं, बाहर वाली काम की नहीं होती। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट कितनी है? ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी नजर आ रही है? 4 क्यों आ रही है? 8। ठीक है, अब पूछेगा विद इन सेलेक्टेबल मार्कर, नंबर विद इन चार। ये पूछेगा कि एम्पिसिलिन में कौन सी मिलती है बताओ, टेट्रासाइक्लिन में कौन सी मिलती है बताओ। रोप जीन, एक जीन दिख रहा है रोप, ये एक छोटा सा जीन है,
जो उन प्रोटीन को बनाता है या उन एंजाइम को बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इंडिपेंडेंट है ना, इसको जरूरत नहीं किसी की, अपना खुद प्रोटीन खुद बनाएगा। क्योंकि आप जानते हो रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, बिना एंजाइम के रेप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? अभी मॉलिक्यूलर स्टार्ट नहीं हुई है क्या? अच्छा, अभी जेनेटिक्स चल रही होगी। अब मॉलिक्यूलर चालू होने वाली है ना, मतलब मेंडल एंडल सब खत्म हो गए, जेनेटिक्स ठीक है। अब तो तुम्हारा एक तो ये बचा है, एक तो ये बचा है, ये मॉलिक्यूलर बचा है, और तो दो ही बचे हैं ना। एक लेक्चर, एक लेक्चर है नहीं, तेरे लिए नहीं है, और बच्चे भी तो है ना, और बच्चे। अच्छा, ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है ठीक है। दो चैप्टर बचे हैं, हार्डली तुम्हारे लेक्चर मुश्किल से मैं जाऊंगा 10, एक हफ्ते में हो जाएंगे दोनों, 1.5 हफ्ते में। क्या? मेरा तो सैटरडे को खत्म हो जाएगा, मंडे को सर आएंगे, तो 1 वीक में हो जाएगा ना। नहीं नहीं, 8 तारीख को तो मेरा खत्म होगा, 9 का संडे है, 20 तक जाएगा मान लो, हाँ 18-20, हाँ। यानी 20 तक तुम ये पूरे फ्री हो जाओगे, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। कितने? अरे यार 18 बच्चे हैं। चलो, पर हम लोग रिवीजन चालू कर देंगे, है ना, क्योंकि वेट नहीं कर पाएंगे ना। तो बायो तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, बायो तो स्टार्ट कर ही देंगे, और केमिस्ट्री तो सर करा ही रहे हैं फिर, ठीक है। जो प्लान मैंने बताया है उसमें कुछ भी चेंज करना हो कल मुझे बताना। तो अभी मैं अभी पूरा प्लान बना रहा हूँ मैं, तुम्हें लग रहा है इसमें ये ऐड कर दो या ये डिलीट कर दो, बताना, तो मैं इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर पाऊंगा मैं, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, समझ रहे हो। तो अभी तुमसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ मैं, वैसे मैं समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो बता दिया मैंने। अगर ऐसा किया जाए तो तुम्हें फायदा है या नहीं है, या क्या और करने से फायदा ज्यादा हो सकता है, इतने से हो जाएगा। ठीक है, फिर भी सोच लेना, मतलब ऐड कर लेना क्या। हाँ ठीक है चलो। क्या? नहीं समझ में आया। मीटिंग का टाइम है तेरे पास? पढ़ाई करेगा, कमरे बंद हो गए, मीटिंग करेगा। हद कर दी भाई, ये अभी डॉक्टर नहीं बना है तब इतना हाई फाई हो रहा है, और सिस्टम बन जाएगा ना ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, आगे से जब कोर्स खत्म हो जाएगा ना, आप चले जाओ और कुछ पूछना हो तो जूम पे मीटिंग कर लेना, ठीक है, तो हम बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा। तो चलो, हाँ बोल बेटा। तुम पिट जाओगे अभी, वो अपना पढ़ रहा है बेचारा। छोड़ूंगा तब जब पूरा खत्म करा दूंगा, तुम जितना करना है कर लो। हाँ, पूछ रहा है बहुत जरूरी बात। सुनने तो क्या कह रहा है, क्या बोल? ए, नहीं भाई, तू अपने, तुम बच्चे सेल्फिश हो सकते हैं, हम तो ना सेल्फिश हो जाएंगे। भाई समझ रहे ना, भाई मेरे लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तू भी इंपॉर्टेंट है। देख मैं चाह रहा हूं बायो हंसते हंसते हो जाए, बिना किसी प्रेशर के, प्रेशर से फिजिक्स केमिस्ट्री का लो, समझ रहे हो ना। तो 45-45 मिनट में तुम दो दो चैप्टर यूं पलट दोगे। तभी मैं कह रहा हूं उतना जितना तुम डाइजेस्ट कर पाओ, और यही तुम गड़बड़ करते हो, टारगेट बना लेते हो इतना, फिर अचीव नहीं होता है, डिमोटिवेट हो रहे हैं यार, टारगेट अचीव नहीं हुआ। इतना टारगेट बनाओ, तुम इतना कर सकते हो तो इतना बनाओ, समझ में आया, तो तुम पॉजिटिव रहोगे हमेशा। अब आओ, क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड। आरओपी, रोप। रोप एक ऐसा जीन है जो उन प्रोटीन को कोट करता है जो
प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तू समझ रही ना बेटा? सब समझ में आ रहा है? नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, तेरे पीछे। हाँ, इससे। हाँ, आ रहा है ना समझ? हाँ, चेहरा तेरा परेशान सा लग रहा है। क्वेश्चन आएगा, इस पर ध्यान रखना। कोई डाउट? हाँ, नहीं वो तो बिंदास है, वो तो डोलता रहता है चारों तरफ मस्त एकदम। है तुझसे ही कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े बाल जो क्या है, क्या नाम है इसका? हाँ, आमिर, इधर आ जाओ। यार कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। अब दो एक्सपेरिमेंट लगवाऊंगा मैं। पहला सेलेक्टेबल मार्कर और दूसरा लैगजेड जीन। आज का टारगेट, इसका छुट्टी। वाह, छुट्टी। तुम यार, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल में बच्चा छुट्टी होता है कितना खुश होता है। वाह, छुट्टी। अब एकदम फील करना है। मतलब मेरी क्लास नहीं रही, ऐसा लग रहा है। जाते जाते तुम दूरियां बना रहे हो, पर अच्छी बात है। जब जाते हैं दूरियां होनी चाहिए, याद ना आए। बना लो दूरियां, ठीक है। एक भी टेस्ट छोड़ के मत चले आना घर पर। कोई भी, सबसे कह रहा हूं, हम भी, मैं भी आऊंगा, राउंड लगेंगे सबके, ठीक है। अगर छोड़ के गए ना, समझ लेना फिर। हाँ, सब मतलब बीच रोटेशन होगा, रोटेशन सबका होगा। हाँ, रोटेशन होगा, डिस्कशन भी होगा। जिस दिन टेस्ट हुआ करेगा उस दिन हम लोग मिला करेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें इंटरेक्शन कर पाए, कोई दिक्कत हो तो बताना, कहीं कुछ भी कैसा भी, तो टेंशन नहीं लेना है। पर टेस्ट छोड़ना मत, ये मैं गुस्सा आ जाएगी, और ध्यान रखना। टेस्ट नहीं छोड़ने, चाहे कुछ भी हो, घर जाके सब कचड़ा हो जाएगा नहीं तो। अब सुनो मेरी बात। अब तुमसे मैं कह रहा हूं कि बेटा एक रिकॉम्बिनेंट बनाओ, ट्रांसफॉर्मेंट बनाओ, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से अलग करो। तो आप कर सकते हो क्या? यस। आपको क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, उस बीकर में प्लाज्मिड चाहिए। मानो मैंने आपको पीवीआर 322, एकदम फील करना, बिल्कुल तुम कर रहे हो। मैं तुम्हें क्या दे दिया? पीवीआर 322। इसके बाद तुम्हारे कोई डाउट बचेंगे नहीं। क्या दे दिया? पीवीआर 322। एक नहीं, पूरा बीकर भर के दे दिया, पर दो दिखा रहा हूं, उसमें बहुत सारे भरे हुए हैं। और पीवीआर 322 में आप जानते हो कितने सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं? दो। एक क्या होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो एक क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन। समझना मेरी बात, टेट्रासाइक्लिन। अब तुमसे मैं कहूं बेटा कि मुझे रिकॉम्बिनेंट बनाना, इधर लिख भी देता हूं। एक तो क्या है यहां पर, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये वाला पिंक वाला क्या होगा? अब मैं तुमसे कहूं कि रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सर तीन चीजें दे दो आप हमें। क्या क्या भाई? एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट दे दो आप हमें, ठीक है, फॉरेन डीएनए। और क्या चाहिए सर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे दो। कौन सा दे दूं तुम्हें? टेट्रासाइक्लिन को कट लगाना है तो बाम H1 दे रहा हूं। बाम H1, बाम H1, ये टेट्रासाइक्लिन को कट करता, जानते हो ना। एक क्या दे दूं आपको? लाइगेज। इन तीनों को उठा के आप कहां डाल दोगे? बीकर के अंदर डाल दिया, जिसमें पहले से क्या पड़े हुए थे? कुछ भी ले सकते हो, पर बाम H1 ले लें, कोई दिक्कत है? साल ले लो, पीबीयू ले लो, पेस्ट ले लो, हम एम्पिसिलिन को दिखा लेंगे कट करके, ठीक है। जो तुम्हारे मतलब, ऐसा कुछ नहीं है वही लेना है, कुछ भी ले लो। अच्छा लगे, मेरे मुंह से निकल रहा है बाम H1, तो मैं बाम H1 लिख दिया। तेरे मुंह से साल निकल रहा है तो साल लिख दे। पीबीयू निकल रहा है, पीबीयू लिख दे, ठीक है। बस पीबीयू लेगा तो किसको कट कराएगा? एम्पिसिलिन को। बाम या साल लेगा तो टेट्रासाइक्लिन को। सिंपल सी बात। तो भाई आपने प्लाज्मिड ले लिए, इनमें क्या लगे हुए पहले से ही? सिलेक्टेबल मार्कर। कट किसका लगेगा? टेट्रासाइक्लिन को, एम्पिसिलिन को? अरे भाई बाम H1 ले रहे हो ना, तो टेट्रासाइक्लिन में कट लगेगा। तो जैसे ही आपने सबको डाला, तो सबसे पहले क्या होगा? कट लगेगा। कट किस में लगेगा?
लग गया कट। अब कट लगने के बाद दो प्रोबेबिलिटी बनेंगी जो बताई थी मैंने, या तो फॉरेन डीएनए जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, रीलाइगेशन हो जाएगा, बस ये तो होगा। मान लो फॉरेन डीएनए जुड़ गया, कलर ले लेते हैं कोई नया, रेड ले लेते हैं, फॉरेन डीएनए जुड़ गया, इसमें नहीं जुड़ा, रीलाइगेशन हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी है नहीं, और तो कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। अगर फॉरेन डीएनए जुड़ा तो मतलब क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। और ये क्या होगा, रीलाइगेशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब क्या हो गया, रीलाइगेशन, रीलाइगेशन, भाई रीलाइगेशन हो गया। आई या नहीं आई? अच्छा तुमने बताओ, मेरे अचार वाली घटना तरुण सर को बता दी है? झूठ बोल रहे हो। तू बता, तू सही बोलेगा, बता। हाँ नहीं, मैं प्रियांशु से पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं, अगर तूने, बहुत विश्वास करता हूं, आप बता। अब प्रियांश नहीं, वो सच बोलेगा अपने आप, जल्दी बता। तुम दुष्ट हो। धोखा दे दिया तूने यार। अचार कैसा लगा, मतलब सच में यार। चलो इधर आ जाओ, अब क्या करने वाले हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, होस्ट। क्या चाहिए, होस्ट। तो होस्ट क्या लेंगे हम, ई को आर आई, ई कोलाई, ई कोलाई आई। और क्या करने वाले हैं हम, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। समझना अच्छी तरह, समझ में ना आया तुरंत पूछना। ट्रांसफॉर्मेशन, जब इस बीकर को उठा के मैं यूकोलाई वाले बीकर में डाल दूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। भाई जरूरी तो नहीं, समझना मेरी बात, तीन कंडीशंस आएंगी। कितनी कंडीशंस आएंगी, समझना अच्छी तरीके से। भाई जरूरी तो नहीं दोनों के दोनों चले ही जाए किसी के अंदर, हो सकता है किसी के अंदर कोई भी ना जाए, हो सकता है किसी के अंदर रिकॉम्बिनेंट चला जाए, हो सकता है किसी में नॉन रिकॉम्बिनेंट चला जाए। समझना मेरी बात। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो तीन तरीके की प्रोबेबिलिटी बन रही है आपकी, समझना। या तो कुछ भी, अरे यार कुछ भी नहीं गया तो क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन हाँ, अगर हो सकता है रिकॉम्बिनेंट चला गया तो क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बस मैं रेड वाला दिखा दे रहा हूं, क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। या क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। सुनाई तो दे रहा है ना, अब बताओ, अब दिख रहा नहीं दिख रहा। भाई तीन कंडीशंस हो सकती हैं,
या कुछ भी ना जाए, या ये चला गया या ये चला गया, बस प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है। मोस्टली जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने की संभावना है। अगर इसको मैं नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, इसको नंबर 3 दे दूं, चलेगा क्या? जब आप इसको होल नाइट छोड़ दोगे और सुबह आकर के क्या करोगे, इसकी एक न्यूट्रिएंट प्लेट पर, अगार प्लेट पर इसकी कॉलोनी को स्प्रेड करोगे, तो मैं वही करने वाला हूं, इसकी कॉलोनी को स्प्रेड करूंगा एक प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? एक प्लेट के ऊपर। और स्प्रेड करते ही मुझे यहां पर एक दो नहीं, सुबह जब 24 आवर छोड़ दूंगा ना, या 3 कॉलोनी दिखेंगी। कितनी कॉलोनी दिखेंगी? 3। 1 2 3। इसमें क्या एंटीबायोटिक डाली थी आपने? नो, विदाउट विदाउट एंटी, हर टाइप का बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट है बस में। कैसा ही बैक्टीरिया सब ग्रो करेंगे, न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है। आ रही है नहीं आ रही है? पूछने वाला हूं तुझसे ही पूछ रहा हूं, उधर मत देख। हाँ हाँ। क्या पूछ रहे? हाँ हाँ, क्या इसमें एंटीबायोटिक है या नहीं है? नहीं है ना? सब इसमें ग्रो करेंगे, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सब ग्रो करेंगे ना। चलो, अब यानी इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, ये ड्रग सेंसिटिव होगा। ये दोनों ड्रग रेजिस्टेंट हैं। अंतर इतना है, ये एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, बट टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट बेकार हो गया। ये दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर दिखाएगा। हाँ या ना? आ रही है नहीं आ रही है? ऐसे मत गीत गाते ना, आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? पूछ लेना ढंग से। अब मैं क्या करूंगा, एक रेप्लिका लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? रेप्लिका। रेप्लिका समझते हो? एक ऐसी एक प्लेट और लूंगा जिसमें न्यूट्रिएंट होगा, साथ में एंटीबायोटिक डली होंगी। एक वेलवेट पेपर होता है गुटका, उसमें लगा होता है। इस कॉलोनी को टच करूंगा, उठा के उधर भी टच कर दूंगा, ऐसे ऐसे। तो सेम 3 कॉलोनी की पोजीशन यहां पर आ जाएगी। 24 आवर की छोड़ दूंगा, वहां ग्रोथ आ जाएगी। नहीं आया? ये बैक्टीरिया लगा हुआ है, इसको उठा करके मैं यहां चिपका दूंगा, 24 आवर में ग्रोथ आ जाएगी। और डिट्टो तीनों की सेम पोजीशन को यहां लगा रहा हूं, इन्हीं को कॉपी, इसकी फोटोस्टेट, फोटोस्टेट यहां लगा रहा हूं, एग्जैक्ट फोटोस्टेट। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? इसको रेप्लिका बोलते हैं। रेप्लिका मतलब बिल्कुल कॉपी। ठीक है, लगा दूं रेप्लिका? ये लिया, ये लिया, क्या कर दिया? रेप्लिका। आई या नहीं आई? आई। ये एक, अच्छा, रेप्लिका लगाने के बाद सुनो, एक प्लेट के अंदर तो मैंने डाला क्या? एम्पिसिलिन। एक में डाल दी मैंने टेट्रासाइक्लिन। समझना, अब दोनों में एंटीबायोटिक पड़ी हुई है, तो एक कॉलोनी ऐसी होगी नंबर 1, ये नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको नंबर 2 नाम दे देते हैं, इसको नंबर 3। ध्यान से देखो, नंबर 1 इसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, उसकी ग्रोथ ना इस मीडियम में आएगी ना इस मीडियम में आएगी। आई या नहीं आई? नंबर 2 देखो, इसके पास एम्पिसिलिन सही है पर टेट्रासाइक्लिन नहीं है, यानी टेट्रासाइक्लिन में मारा जाएगा पर एम्पिसिलिन में ग्रोथ देगा। आई या नहीं आई? यहां ग्रोथ आएगी पर दूसरे में ग्रोथ नहीं आएगी। समझना, एक में ग्रोथ आएगी, एक में ग्रोथ नहीं आएगी। यहां ग्रोथ आएगी पर नीचे में ग्रोथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन पड़ा हुआ है, उसके टेट्रासाइक्लिन जीन का क्या हो चुका है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तीसरे के अंदर भाई, इसके अंदर एम्पिसिलिन भी सही है और टेट्रासाइक्लिन भी सही है, यानी ग्रोथ यहां भी आएगी और ग्रोथ। आई या नहीं आई? अब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना, अरे क्वेश्चन बनेगा, सुनो, क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन। क्या बनेगा? अरे मतलब क्वेश्चन आएगा नीट में भी, टेस्ट में भी, कहीं पर भी।
भाई दो कंडीशंस ले रहा हूं मैं, एक में डाल दी मैंने एम्पिसिलिन, एक में डाल दी मैंने टेट्रासाइक्लिन। समझना, अगर मैं तुमसे कहूं कि एम्पिसिलिन के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही, टेट्रासाइक्लिन में भी नहीं आ रही, तो क्या कंडीशन आएगी? नॉन, तो सेलेक्टेबल मार्कर नहीं तो किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग। नहीं आई है, नहीं आई, आई है नहीं आई? यहां क्या हो गया, बोलो सही भाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब समझना भाई, ग्रोथ यहां पर भी आई और ग्रोथ यहां पर भी आई, मतलब एम्पिसिलिन भी सही है और टेट्रासाइक्लिन भी सही है, मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, यानी रिकॉम्बिनेशन सॉरी, पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। समझना, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ग्रोथ एम्पिसिलिन में तो आई पर टेट्रासाइक्लिन में नहीं आई। क्या बताना चाह रहा है? रिकॉम्बिनेशन हुआ क्योंकि नहीं आई, और ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मात्र इसी की क्वेश्चन बनेगा, दोनों में ग्रोथ है नहीं है, दोनों में ग्रोथ है, एक में ग्रोथ है एक में नहीं है, टेट्रासाइक्लिन नाम भी लिखेगा, तो क्या है इनमें सब पूछेगा, तो समझ में आ गया। ये 3 क्वेश्चन। अब जैसे यहां समझो, वापस आ रहा हूं भाई, एम्पिसिलिन के अंदर ग्रोथ नहीं है, टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं है, तो नंबर वन क्या हो गया? नॉन, बोल तो दो भाई, ट्रांसफॉर्मेंट। ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। नंबर 2 भाई, एम्पिसिलिन में टेट्रासाइक्लिन में नहीं है, मतलब टेट्रासाइक्लिन जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया, तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अरे आइए, नहीं आई? ये तीसरा, दोनों में ग्रोथ आई है भाई, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इंसर्शन एक्टिवेशन यहां पर नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट अब बताओ आई या नहीं आई? थोड़ी आई या पूरी आई? पूरी आई, पक्का? अब भाई पूछ लो मुझसे, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ दोनों जगह आएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी दोनों जीन सही हैं उसके, तो दोनों के आगे रेजिस्टेंस पावर है उसके पास, वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, दोनों में ग्रो करेगा। हाँ, अगर रिकॉम्बिनेंट बन गया होता तो उस जीन का इंसर्शन एक्टिवेशन हो गया होता। आई या नहीं आई? आ गया? अब कहीं से भी देख लो तो समझ में आएगा। उस समय हाँ हाँ, तुझे समझाना चाह रहा था, समझ में आ गया। हाँ, ऐसे आप क्या कर लोगे, जब आपको मालूम पड़ गया कौन सी कॉलोनी आपकी रिकॉम्बिनेंट है, तो मेन वाली प्लेट से उस कॉलोनी को अलग कर लोगे, ग्रोथ करा लोगे और बायोरिएक्टर में डाल करके अपना प्रोडक्ट बना लोगे। आ गई नहीं आ गई? चलो चलो, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेप, एक जीन और दिखा रहा हूं आपको, लैक जेड जीन। पहले लैक जेड जीन समझाने के लिए मुझे क्या समझाना पड़ेगा? लैक ओपरॉन, पूरा ओपरॉन तुम पढ़ चुके हो ओपरॉन ना? ठीक है, अभी मैं ओपरॉन का हिंट दे रहा हूं, पूरे ओपरॉन में टाइम लगता है, क्लास दिख जाती है, तो मैं ओपरॉन का हिंट दे रहा हूं, पर उतने से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझा दूंगा लैक ओपरॉन होता क्या है। ओपरॉन के यूकैरियोटिक में होते हैं क्या? नो, ओपरॉन ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स।
कितना टाइम बचा जरा बताओ? 10 मिनट है, ओपरोन 5 मिनट का है, तो 5 मिनट पहले ही छुट्टी हो जाएगी। लेट आता है फिर कहता है 5 मिनट। अब ध्यान से कहां जा रहे हो? तो भाई ओपरोन कहां होते हैं? आप बोलोगे प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। ओपरोन का मतलब क्या होता है ये बताएगा सुधांशु, प्रियांशु भाई, इधर बताएंगे। ओपरोन का मतलब क्या होता है? कोशिश। हमारे साहब गए, अरे कोई नहीं है। अरे तू बता, वो बताएगा? बता रहा है क्या? हाँ बोल। खाना तो खाया होगा। तू खाता पीता है नहीं? इसकी हालत ऐसी लगी है जैसे कुछ चरस गांजा लेता हो बाहर जा करके। ना वो नहीं लगता, वो तो लगता है ठीक पढ़ाई 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 लगे वाला। इसकी हालत तो बना रखी है इसने ऐसी। ये जुल्फे बढ़ाने से सीरियस नहीं होते, बाल बिल्कुल कटा दे एकदम, जरा जरा से एकदम। तू बता चल भाई। ओप्रो, हाँ भाई, ऑपरेटर। ओप्रोन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन विच रिप्रेजेंट टुगेदर विच परफॉर्म, ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ फंक्शन। एक ही फंक्शन को मैंने एक का ऐसे मत समझो। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक इंडिविजुअल जीन अपने फंक्शन को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है, पर प्रोकैरियोट के अंदर इंडिविजुअल जीन अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता, मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। समझना मेरी बात, नहीं तो अकेले काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट में ग्रुप ऑफ जीन मिलकर के पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यूकैरियोट में सिंगल जीन उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसलिए प्रोकैरियोट के अंदर ओपरॉन मिलते हैं, यूकैरियोट के अंदर ओपरॉन नहीं मिलते। एक बात समझ में आ गई? तुम्हारे सिलेबस में ओपरॉन दो टाइप के हैं, एक लैकोपरॉन और एक ट्रिपोपरॉन, ठीक है। एक ट्रिप्टोफान बेस्ड है और एक लैक्टोज बेस्ड है। समझ में आ गया? तो अभी मैंने क्या बोला? ओपरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जीन ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे मान लो एक ग्रुप दिखा दे रहा हूं मैं जीन का, ये ग्रुप ऑफ जीन है, यानी कई जीन मिल करके एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर मान लो, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझना अच्छी तरीके से। एक हम बना रहे हैं प्रमोटर, एक बना रहे हैं ऑपरेटर, और 3 बना रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन। समझना, एक यहां पर क्या है? प्रमोटर, एक क्या है? ऑपरेटर। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन है, जेड वाई ए, लैक जेड, जेड वाई, लैक ए। लैक लगा दिया तो मैं याद रहे, ठीक है। जो 3 क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन। कैसे जीन है जरा बोल तो दो। ठीक है, जिसमें आपका फोकस किस पर होगा? लेक जेड जीन के ऊपर। समझना, प्रमोटर वो होता है जहां कौन बाइंड करता है आकर के, जरा बताओ। इंजन। कौन इंजन? आरएनए पॉलीमरेज। इस इंजन के सामने पटरियां हैं, ये आगे बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। पर एक रुकावट है, रुकावट कौन होगी? ऑपरेटर नहीं है, रिप्रेसर है। एक रुकावट है, वो रुकावट कौन है? रिप्रेसर। ये रिप्रेसर क्या काम कर रहा है? ये इस पटरी पर बैठ गया है और इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? रिप्रेसर। ठीक है, जब तक रिप्रेसर है क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सकता है? ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है?
तो प्रोटीन नहीं बनेगी। पर एक बात तो समझ में ही आ गई यहां पर, यानी ये सब मिलकर के एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं एक पेट्री डिस्क ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? इसमें बैक्टीरिया लूंगा, क्या लूंगा? अगर तुमसे कहा जाए तो मैं गर्मा गर्म, बस, और क्या बताएं यार तुम्हारा। अगर तुम्हें गर्मा गर्म गाजर का हलवा जिस पर काजू पिस्ता बादाम पड़े हो, देसी घी में बना हुआ, एकदम पागल हुए यार नाम पे ही, समझ रहे हो? अगर तुम्हें परोसूं और एक ऑप्शन और दूं, तुम्हें गाजर दूं, तुम्हें काजू पिस्ता बादाम दे दूं, देसी घी दे दूं, ठीक है, 2 लीटर दूध भी दे दूं कि बनाओ फिर खाओ, तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होगी? बना बनाया खाओगे। हाँ, अगर बना हुआ नहीं बचा तो बना के खाओगे, सेकंड प्रायोरिटी तो है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? बना हुआ खाओगे। आए नहीं आई? तो सुना करो यार तुम, मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है, लगातार 4 घंटे चीखने में भी हालत खराब हो जाती है। पर टॉपिक खत्म करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, है, सुनो। तो भाई पहला ऑप्शन क्या है? बना हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है? बनाना पड़ेगा। समझना, ये तुम हो। कौन हो? तुम सब बैक्टीरिया हो, मान लो। तुम्हारे सामने ऑप्शन है भाई। पहला ऑप्शन क्या है? हम तुम्हें ग्लूकोज दे रहे हैं, साथ में हम तुम्हें लैक्टोज दे रहे हैं, दोनों तुम्हें साथ साथ दे रहे हैं। मतलब क्या खाओगे तुम? ग्लूकोज खाना पसंद करोगे, लैक्टोज? पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होगी? सर ग्लूकोज खाएंगे, लैक्टोज नहीं खाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ग्लूकोज। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? लैक्टोज। हाँ, अगर तुम्हें ग्लूकोज दिया ही नहीं है तो लैक्टोज ही तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, यही तो होगी ना? तुम समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ग्लूकोज डायरेक्ट यूटिलाइज कर लोगे, लैक्टोज को खाओगे पहले। मतलब पहले क्या करना होगा? उसको तोड़ना पड़ेगा। लैक्टोज किस सैकराइड है? डाइसैकराइड। किसमें तोड़ोगे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक एंजाइम, बीटा बीटा गैलेक्टो, ठीक है। यानी मजबूरी होगी तुम्हारी इस तोड़ के खाने की। क्यों? कि तुम्हें एक एंजाइम भी बनाना पड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और एंजाइम को बनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें इसको हटाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना पड़ेगा, तब जाकर के लैक्टोज को तोड़ोगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तब जाकर के टाइम लगेगा ना भाई। चूल्हा चाहिए, समझ रहे हो ना? गैस चाहिए, समझ रहे हो? गाजर चाहिए, देसी घी चाहिए, तब बनेगा, टाइम लगेगा भाई। आई या नहीं आई? क्या? हाँ, बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। चीनी भी चाहिए, हाँ भाई, ठीक है। समझना, सुनो सुनो सुनो, समझ में आ गया? पहली प्रायोरिटी ग्लूकोज है, पर ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज है, और लैक्टोज के लिए इसको चलाना पड़ेगा। यानी इसको बोलते हैं लैक्टोपोरॉन, मतलब लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। लैक्टोज क्या काम कर रही है यहां पर? लैक्टोज शुगर इंड्यूसर का काम कर रही है। यानी जब तक लैक्टोज नहीं डालोगे इस प्लेट के ऊपर, लैक्टोपोरॉन नहीं चलेगा भाई। ग्लूकोज साथ में डाल दोगे तब भी नहीं चलेगा, ग्लूकोज खत्म हो जाने के बाद चलेगा। लैक्टोज एक्ट एज अ, लैक्टोज क्या काम करेगी?
इस रिप्रेसर को यहां से हटा देगी कि भाई हम आ चुके हैं, तुम्हारी जरूरत है, तुम कुछ पल के लिए हट जाओ, हमें अपना काम करने दो। रिप्रेसर हट चुका है, क्यों? क्योंकि इससे लैक्टोज बाइंड है। कौन बाइंड है? लैक्टोज। आई या नहीं आई? अब थोड़ा समझना, जैसे ये हटेगा इसका रास्ता साफ, आगे बढ़ेगा। इंजीन को भी भूल जाओ, लैकोप्रोन में पढ़ोगे। अभी मैं लैक्जेट जीन की बात कर रहा हूं। तुरंत ही लैक्जेट जीन से आरएनए पॉलीमरेज का काम कराएगा, क्या बनाएगा? mRNA। तुरंत ही बाइंड कर जाएंगे राइबोसोम, और राइबोसोम के बाइंड करते ही क्या बनना चालू हो जाएगा? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनेगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और तुरंत लैक्टोज टूटना चालू, ग्लूकोज मिलना स्टार्ट। समझना। बस पैटी डिस्क में तुम देख पाओगे कि यार ये उसका बैक्टीरिया का ओपन चल रहा है या नहीं चल रहा? हाँ या ना? देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देख सकते, वो तो अलग चीज है। बैक्टीरिया क्या दिखाएगा कि मैं लैक्टोज यूज कर रहा हूं या नहीं? नहीं नहीं। तो इसके लिए आप ये जानते हो, जैसे आपने कभी यूरिन टेस्ट कराने गए हो और ग्लूकोज चेक कराया हो, तो स्टिप आती है, स्टिप डाल देंगे ग्लूकोज के अंदर, रंग चेंज हो गया, भाई ग्लूकोज है। रंग चेंज नहीं हुआ, ग्लूकोज नहीं है। यानी स्टिप पे क्या लगे थे? एंजाइम। ग्लूकोज क्या था उसके लिए? सबस्ट्रेट। रंग चेंज होना क्या था? प्रोडक्ट। एंजाइम, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट। तो हम यही चेक करेंगे। भाई हमने इसमें ग्लूकोज यूज ही नहीं किया, हमने लैक्टोज डाला था। अगर लैक्टोज टूट रहा है ग्लूकोज गैलेक्टोज में, तो मीडियम में ग्लूकोज मिलेगा ना। और ग्लूकोज मिलेगा तो हम जानते हैं क्रोमोजन होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोजन। क्या होंगे? क्रोमोजन। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोजन। क्रोमोजन जो रंग चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्रोमोजन ग्लूकोज की प्रेजेंस में कैसा कलर देते हैं? ब्लू। अरे आई, अगर तुम क्रोमोजन डालोगे इस प्लेट में और प्लेट का रंग ब्लू हो रहा है, भाई लैक्टोज काम कर रहा है। प्लेट का कलर ब्लू नहीं हो रहा तो लैक्टोज काम, मतलब लैकोप्रोन काम नहीं कर रहा। यानी ब्लू कलर हो रहा है, लैक्जेट जीन सही है। ब्लू कलर नहीं हो रहा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। आई नहीं आई? अगर मैं इस लैक्जेट जीन को किसी प्लाज्मिड में जोड़ दूं और उस लैक्जेट जीन को मैं एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करूं, समझना मेरी बात, सेम सब कुछ वैसा ही है। और अगर लैक्जेट जीन काम कर रहा है मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, लैक्जेट जीन काम नहीं कर रहा मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। नींद आ रही थी इसको? हाँ आ रही थी। ठीक है, पानी पी के आना है, पी लो। देखो अभी नींद तुरंत चली जाएगी, इसकी छुट्टी, इसके बाद पढ़ाना ही नहीं है मुझे, खत्म, गई नींद। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, लास्ट है, खत्म। पर अगर तुम 5 मिनट दे दो तो मैं PUC 8 यही समझा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। कितना टाइम बचा है? तो आज इतना ही कराऊंगा। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? तो इतनी तेज आ गई, एकदम नींद भाग गई। अभी अभी तो तू दौड़ेगी, अभी तू देखियो, अभी तो छुट्टी निकलने तो दे बाहर, दौड़ लगाएगी। अब तो नींद थी नहीं मुझे। देखा ना, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले नींद आ रही होती है, जिस दिन एग्जाम खत्म होते हैं फिर देखो नींद आती ही नहीं है। ऐसे तो होता है। अब मुझसे पूछो पहले, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे यहां तक। हाँ बेटा, सुनो कुछ पूछ रहा है। वहां क्या? ओ क्या है? ओ मतलब, अरे P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, R फॉर रिप्रेसर, और ये RNA पॉलीमरेज है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट पूछो ना उससे, हो गया? तो
तो कल मैं क्या बताने वाला हूं, यही बताऊंगा। लैक जेट जीन को यूज करूंगा मैं किसमें, प्लाज्मिड में, और एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर। तुम दोनों स्टूडेंट ही हो? मैं कंफ्यूज हो रहा, मैं ऐसे नहीं लगा मैडम आके बैठ गई हो गई। हे हे मैं देखो मन में आता बोल देता हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है? तुम पूजा करके आ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, स्टूडेंट ही हो ना? हाँ, आज वंदना है, सरस्वती माता, बिल्कुल। हाँ, सिलेक्शन तभी होगा सर, समझ, रियलिटी है। आपकी आस्था कैसी है, आप पॉजिटिव हो अंदर से, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सिलेक्शन कराती है। राजा क्लियर है ना? बिल्कुल। कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आज लेके आया था पर कल कराऊंगा, छुट्टी, मस्ती करो। आज 2 लेक्चर हुए ना, अब बचे 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म। वेडनेसडे को चैप्टर ये वाला खत्म, फिर लास्ट 3 लेक्चर वो चैप्टर खत्म। कितने सारे क्वेश्चन लाए थे तुम्हारे लिए, कल पूछूंगा नहीं तुमसे। देखो सब भाग गया है।